सारे प्रधानमंत्रियों ने अब तक ये कहा कि हम फिलिस्तीन की आत्मसम्मान का, उसकी राष्ट्र संप्रभुता का सम्मान करते हैं, हम उनके साथ हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने पूरी जो भारत की विदेश नीति है, उसको उल्टा कर दिया और उल्टा करके उन्होंने कहा कि हम इज़राइल के साथ। अगर भारत का विदेश मंत्रालय ऑफ़िशियल लाइन ले रहा है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, तो इसका मतलब मोदी जी के खिलाफ ये विद्रोह है और ये पीयूष गोयल जो है मोदी जी के साथ हैं, देश के साथ नहीं है। मोदी जी इज़राइल के साथ ये है क्योंकि इज़राइल के साथ सबसे बड़ा संबंध किसी व्यक्ति का है तो अडानी का है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। आज फिर बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग चल रही है उसका ताजा अपडेट। जब से अस्पताल पर हमला हुआ है तब से इजराइल इस बात को नकार रहा है कि उसने युद्ध का कोई नियम नहीं तोड़ा। उसने उस अस्पताल पर हमला नहीं किया जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जो बाइडेन क्लीन चिट दे चुके हैं, ऋषि सनक भी वहां पर पहुंच गए हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इसके पीछे की जो उसका राजनीति है या उसका झूठ है, उस पर चर्चा करेंगे रविंद्र कुमार जी से। सर, पिछले 2 दिन में जो हालात गुजरे हैं उस पर क्या नया अपडेट है? सबसे बड़ी बात ये है कि इज़राइल पूरी ताकत से और हर तरह से हमास पे हमलावर है और उसने जो गाज़ा पट्टी है, उसके 80% इलाके को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। इमारतों को ढा दिया है, बिजली घर जो कि सोलर पावर दे रहे थे, उनको खत्म कर दिया, जो खाने के गोदाम थे, उनको खत्म कर दिया और यहाँ तक कि उसने जिस अस्पताल में लोगों का इलाज हो रहा था, वहाँ भी लोगों पर बमबारी कर कर उनको मार दिया। अब ये एक ऐसी बात है कि जितना जघन्य अपराध अगर हमास ने 7 अक्टूबर को किया था, उससे बड़ा जघन्य अपराध जो है अब इज़राइल ने किया है, अस्पताल पे बम डालकर, मिसाइल दागकर और उसमें 800 लोग अब तक मर चुके हैं, 2000 लोग वहाँ पर इलाज जी। करा रहे हैं और ऐसी हालत में पूरी दुनिया आज के दिन इज़राइल का खंडन कर रही है, उसकी निंदा कर रही है। खुद संयुक्त राष्ट्र संघ और ह्यूमन राइट वॉच जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है, उसने इस हमले को बर्बर कहा है और इसकी निंदा की है और कहा है कि ये एक तरह से सदमा पहुँचाने वाला है। अब जी। इसमें जो विचित्र बात है वो ये है कि जो डिफेंस या तर्क या अपने बचाव में जो बात कही जा रही है इज़राइल के द्वारा, उसपे जो बाइडेन ने कहा है कि ये हमला जो है इज़राइल ने नहीं किया। ये हमला जो है, खुद जो है हमास के लोगों ने किया है और अपने अस्पताल को गिराकर जो है इज़राइल को बदनाम करने की कोशिश की है। अब ये ऐसी बात है कि अब तक इज़राइल जो है 16,000 मिसाइलें हमास पर और गाज़ा पट्टी पर दाग चुका है। और जो बाइडेन का बयान ये बताता है कि जी ये 16,000 मिसाइलें तो हमने दागी हैं, लेकिन ये जो अकेली मिसाइल है जिसने इस अस्पताल को गिराया ये हमने गिरा दी। तो ये ऐसे ही है कि जैसे कोई आदमी कहे कि पूरी वॉर हो रही है, मैंने जो आदमी मरा है, उसको जितने चप्पू लगे, 46 चप्पू लगे, 46 घाव आए, तो 46 तो मैंने किए, लेकिन 47वाँ जिससे उसकी मौत हुई वो मैंने नहीं की। तो ये अपने आप में हँसी की बात है और ये बताता है कि जो बाइडेन कितनी बेवकूफ़ी की बात कर सकते हैं और पूरी दुनिया उनको इस काम के लिए, इस कृत्य के लिए हमेशा निंदा करेगी कि जो बाइडेन क्या कर रहे हैं। होता क्या है कि जो युद्ध होता है, उसकी भूमिका जो लोग बनाते हैं, जो प्रिपरेटर होते हैं, जो उसकी शुरुआत करते हैं, वो इतने ज़हीन लोग होते हैं या इतने शैतान लोग होते हैं कि अगर आपको जी। मैं बताऊँ कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुई, तो वो शुरू कैसे हुई? कि हिटलर ने पोलैंड पर हमला करना था। हमला करने से पहले उसने अपने नाज़ी सेना के बहुत सारे सैनिकों को पोलैंड की वर्दी पहनाकर पोलैंड के अंदर दाखिल करवा दिया। और जब वो लोग 300 लोग दाखिल हो गए, तो उस पोलैंड में जो पोलैंड की वर्दी पहने हुए, सेना की वर्दी पहने हुए जो नाज़ी लोग थे, उन्होंने हिटलर की सेना पर हमला किया। उसकी एक चौकी पे कब्ज़ा कर लिया, उसके 82 लोगों को मार दिया। अब मारने के बाद हिटलर ने कहा अब हम जो है खून का बदला खून लेंगे और उसने पोलैंड पर हमला कर दिया और पोलैंड पे कब्ज़ा कर लिया और उससे सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। तो जो भी प्रिपरेटर ऑफ वॉर होते हैं, जो कि वॉर पिपासु जिसे हम बोलते हैं, वो लोग होते हैं, वो ऐसी हरकतें करते हैं। अब जो है इज़राइल ने अनजाने में कहिए, असावधानी में कहिए या उन्होंने जो मिसाइल दागी जिससे 800 लोग अब तक मर चुके हैं अस्पताल पर, जिसमें कि वो जी। लोग थे जो इलाज करा रहे थे या अस्पताल के सुरक्षाकर्मी थे। तो ऐसी हालत में आप ये समझ सकते हैं
कि पूरी दुनिया का जनमत जो है अब इजराइल के खिलाफ हो गया है। हमास ने गलती की, हमास से बड़ी गलती जो है, अब बड़ी रेखा जो है इजराइल की फौज ने खींची है और इसके लिए नेतान्याहू पूरी तरह से जिम्मेदार है। जी, अभी आज जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, ओआईसी, उनकी बैठक हुई और उसमें अमीर अब्दुल्ला हिंद, जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, सुरक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि अब अरब देशों को इकट्ठे होकर इजराइल के ऊपर सैंक्शन लगानी चाहिए। सैंक्शन लगाने की बात जो है अभी अमेरिका की आई कि अमेरिका ने अभी आज ही बहुत सारी जो है प्रतिबंध ईरान पर लगा दिए हैं और ईरान पर इसे लगा दिए कि ये कहकर लगाए कि वो हमास की मदद कर रहा है और हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है, और इसलिए उन्होंने कहा कि हम इन पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। जब उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगाए तो उससे पहले ही अमीर हैन अब्दुल्ला जो है, उन्होंने कहा कि हमें जो है इजराइल को तेल नहीं देना चाहिए। इजराइल एक अकेला कंट्री है खाड़ी में जिसमें तेल नहीं निकलता, तो उन्होंने कहा इस पे तेल का प्रतिबंध लगाना चाहिए, इसका बायकॉट करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि बहुत सारे देशों ने जहां इजराइल के दूतावास खोल रखे हैं, वहां के इजराइल के राजदूतों को वापस भेजना चाहिए। अब ये लड़ाई तो हो गई पश्चिम में, पश्चिम एशिया में, जिसमें कि अमेरिका भी शामिल है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर सुनक जो हैं, ऋषि सुनक, अभी आज तेल अवीव पहुंचे हैं और उन्होंने भी उसी तरह का एक पक्ष लिया है, क्योंकि इजराइल को बनाने वाला अगर कोई देश है दुनिया में तो वो ब्रिटेन है। ब्रिटेन की करतूत की वजह से जो है 1948 में इजराइल बना और ये तय हुआ कि फिलिस्तीन में फिलिस्तीनियों की जमीन लेकर वहां से जो है यहूदियों को बसाया जाएगा। और ये मास्टर प्लान जो था या टाउन प्लान जो था या देश का प्लान जो था, जो बर्थ ऑफ इजराइल है, वो इंग्लैंड की वजह से। अब ये तो जी, जी। इश्क की राजनीति की बात है, लेकिन आप देखिए हुँ, हिंदुस्तान में अलग है ये शक्ल चल रहा है। हिंदुस्तान में अलग शक्ल ये चल रहा है कि जैसे ही हमास का हमला हुआ तो मोदी जी ने 7 अक्टूबर को तुरंत कहा कि हम जो है इजराइल के लोगों के साथ हैं, उनके दुख दर्द में साथ हैं, उनके साथ हमारी यूनिटी है, हमारी सहानुभूति है। उसके बाद 2 दिन बाद उन्होंने नेतान्याहू को फोन किया और उसको फिर अपनी सॉलिडेरिटी बताई और कहा कि हम हमास के खिलाफ हैं। ये भारत सरकार की आधिकारिक लाइन नहीं थी। उसके 2 दिन बाद ही, यानी 9 तारीख को, भारत के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि हमारी नीति वही है जो कि हम हमास वाले मामले पे नहीं बोल रहे हैं। हम फिलीपींस के राष्ट्र संप्रभुता का सम्मान करते हैं। हम वहाँ चाहते हैं कि दोनों देशों में सह-अस्तित्व बना रहे, शांति बनी रहे, और भारत सरकार की नीति है। अब भारत सरकार की नीति क्या है? जवाहरलाल नेहरू के टाइम से महात्मा गांधी ने कहा था कि भई ये जो फिलिस्तीन बन रहा है ये गलत है। फिलिस्तीन में इज़राइल को बनाना बहुत गलत है, क्योंकि इससे जो है, जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनके अधिकारों का हनन होता है। जी, गुटनिरपेक्ष देश में हमारे जबकि पहले जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी भी ये लाइन थी। उसके बाद इंदिरा गांधी ने भी यही बात एंडोर्स की। उसके बाद राजीव गांधी ने भी यही लाइन एंडोर्स की। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश मंत्री थे मोरारजी देसाई की सरकार में, तब भी उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीनियों को संप्रभुता का अधिकार है और इज़राइल उनके ऊपर हमला कर रहा है, उनको हटा रहा है, ये गलत है। तो एक तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की भी लाइन थी। फिर उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार आई, उसकी भी यही लाइन थी। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार आई, उसकी भी ये लाइन थी। तो सारे प्रधानमंत्रियों ने अब तक ये कहा कि हम फिलिस्तीन की आत्मसम्मान का, उसकी राष्ट्र संप्रभुता का सम्मान करते हैं, हम उनके साथ हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने पूरी जो भारत की विदेश नीति है, उसको उल्टा कर दिया और उल्टा करके उन्होंने कहा कि हम इज़राइल के साथ हैं। उसके 2 दिन बाद जो है भारत सरकार का प्रवक्ता, विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कहता है नहीं जी, मोदी जी गलत है, हमारी पुरानी नीति है वही जारी है। अब इस मामले को लेकर शरद पवार ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो पुरानी हमारी विदेश नीति है, उसमें हम फिलिस्तीन के समर्थन में हैं, फिलिस्तीनियों के अधिकार के समर्थन में हैं, उनको ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको नहीं होना चाहिए, उन पे जो हमले हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, और इज़राइल ने जो चुनौती दी है कि गाज़ा पट्टी को खाली करो और हम वहाँ पर कब्जा करेंगे, उसकी भी शरद पवार ने निंदा की। अब भारत के जो एक मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो एक अलग ही राग अपनाते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो शरद पवार कह रहे हैं, ये निरर्थक बातें कर रहे हैं। ये ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे हम डिस्टर्ब्ड होते हैं। और शरद पवार एक पुराने नेता हैं, पहले देश के डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, 2-3 बार जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, उन्हें समझदारी दिखानी चाहिए। अब सवाल ये है कि समझदारी कौन दिखा रहा है? समझदारी भारत सरकार दिखा रही है, मोदी जी दिखा रहे हैं। अगर मोदी जी सही हैं,
और अगर हम कहें कि पीयूष गोयल सही है तो भारत का विदेश मंत्रालय मूर्ख है। और अगर भारत का विदेश मंत्रालय ऑफिशियल लाइन ले रहा है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, तो इसका मतलब मोदी जी के खिलाफ ये विद्रोह है। और ये पीयूष गोयल जो है मोदी जी के साथ हैं, देश के साथ नहीं है। तो एक मंत्री जो कि संविधान की शपथ लेता है, मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों शपथ लेते हैं, और शपथ लेके वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के सम्मान के यानी संविधान का सम्मान करेंगे, उसका पालन करेंगे। तो मोदी जी खुद भारत के संविधान की ली हुई शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं। पीयूष गोयल भी अपनी शपथ का जो है विरोध कर रहे हैं। तो ये लोग जो है एक अजीब किस्म का जो है 36 का आंकड़ा दोनों में चल रहा है। मोदी जी का मुँह जो है वो इज़राइल की तरफ है, और भारत सरकार का जो आधिकारिक मुँह है, वो जो है फिलिस्तीनियों के साथ है। तो ये ऐसे ही है जैसे चोर को कहे चोरी कर और शाह को कहे जागता रहे। तो भारत सरकार ने अपनी देश नीति का खुद मुखौल बना दिया है, और ये मुखौल इसलिए बनाया है क्योंकि इस सरकार में कोई व्यक्ति नहीं है जो इन तरह की क्राइसिस मैनेजमेंट के समय में अपना कोई फैसला ले सकता हो। पूरी मोदी सरकार की सबसे बड़ी असफलता ये है कि एक आदमी सुबह उठे मोदी जी, उनके मन में जो आया उन्होंने मनगढ़ंत अपना बयान दे दिया। उसके बाद 2 दिन बाद भारत सरकार कहती है नहीं जी हमारा आधिकारिक तथ्य ये है। उसके बाद जो मोदी जी के एक मंत्री कहते हैं नहीं मोदी जी ठीक है। अब मोदी जी सही है या भारत सरकार सही है, ये देश की जनता को अभी सोचना है, और देश की जनता को मानना पड़ेगा कि हमने प्रधानमंत्री सही चुना है या जो प्रधानमंत्री सरकार चला रहा है वो सही चल रहा है। तो ये जो है मोदी जी के अंदर एक विसंगति पैदा हो गई है, एक हिपोक्रेसी पैदा हो गई है, एक उनके अंदर पाखंड पैदा हो गया है, और पूरी भारत की विदेश नीति को मोदी जी ने एक तरह से मैं कहूँगा सिर के बल खड़ा कर दिया है, और इसलिए मिडिल ईस्ट में हमारी जितनी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि मोदी जी, मैंने पहले भी कहा था कि 9 साल से इस बात में लगे थे कि हम सारे मिडिल ईस्ट के देशों में भारत का सम्मान बनाएँ, भारत के संबंध अच्छे करें। मोदी जी बार-बार वहाँ की यात्राओं पे जाते हैं, वहाँ के जी, राष्ट्रध्यक्ष आते हैं। अभी हमने देखा कि G20 में उन्होंने सलमान जो मोहम्मद बिन सलमान जो कि क्राउन प्रिंस है उनको बुलाया, उनका अलग से सम्मान किया। और अब जो है क्राउन प्रिंस सलमान जो कह रहे हैं, मोदी जी उसके खिलाफ कह रहे हैं। तो मोदी जी की नीति जो है लोग बड़े परेशान हैं कि वास्तव में ऐसा क्या हुआ है। मोदी जी इज़राइल के साथ ये है क्योंकि इज़राइल के साथ सबसे बड़ा संबंध किसी व्यक्ति का है तो अडानी का है। इज़राइल में अडानी ने पोर्ट खरीदा है। अभी मोदी जी ने कहा कि हम जो है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होता? 70 बिलियन यूएस डॉलर का वो प्रोजेक्ट था। उसमें मोदी जी को उम्मीद थी कि सारा का सारा पैसा जो है वो अडानी की झोली में गिरेगा। तो मोदी जी और अडानी जी ये दोनों इज़राइल के साथ हैं। भारत सरकार जो है वो फिलिस्तीन के साथ है। अडानी जी का जो प्रोजेक्ट है वो खतरे में पड़ गया है, क्योंकि जिस तरह से जो झगड़ा शुरू हुआ है उससे आप एक समझ लीजिए कि जो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये बनना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि इस कॉरिडोर का मूल बिंदु जो था वो भारत नहीं है। मूल बिंदु है इज़राइल में अडानी का पोर्ट, और जी, अडानी के पोर्ट में जो है सेंध लग गई है। तो ऐसी हालत में मोदी जी घबराए हुए हैं, अडानी जी घबराए हुए हैं, और उसकी वजह से भारत सरकार की किरकिरी हो रही है। यूएनओ में भी भारत सरकार जो है स्टैंड नहीं ले पा रही। तो ऐसी हालत में आप समझिए कि जो बाइडेन, ऋषि सुनक और इज़राइल के जो इस समय के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, ये जो है ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो किसी पढ़े-लिखे आदमी के गले नहीं उतरती। ये लगता है कि ये लोग जो है अपने स्वार्थवश जो है इज़राइल के लोगों की मदद कर रहे हैं, और इज़राइल जो है गाज़ा पट्टी पर कब्ज़ा करना चाहता है। तो इन चीज़ों को लेकर भारत सरकार का रुख जो है वो बड़ा विचित्र है, और भारत के जो 3 करोड़ लोग मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ में नौकरी करते हैं, पढ़ने जाते हैं, उनके व्यापारिक हित हैं, उनको भी अब एक धक्का लग सकता है। इसके लिए भारत को जो है सचेत रहने की ज़रूरत है, और मेरा ये मानना है कि मिडिल ईस्ट को लेकर भारत सरकार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। सब दलों को बुलाना चाहिए, और सब दलों से बैठकर एक ये, और सब दल ही नहीं, बल्कि जो सारे समुदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ज्यूज़, इनके सब बड़े नेताओं को, धर्म गुरुओं को बुलाकर भी भारत सरकार को एक नीति बनानी चाहिए, एक नीति तय करनी चाहिए, ताकि ये लगे कि भारत जो है इस मामले में अपने स्वविवेक का इस्तेमाल कर रहा है, भारत की जो परंपरा है उसका पालन कर रहा है। हिंदुस्तान के लोग एक तरह से सोचते हैं, बोलते हैं और बात चीज़ों को लेकर मेरा ये मानना है कि मोदी जी के हाथ में वक़्त है, लेकिन वो वक़्त जो है रेत जैसे मुट्ठी में, और वो फिसलती जा रही है। अगर मोदी जी ने देर की, तो मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन है, उसको अपने सारे समूहों को बुलाना चाहिए, और उसको एक पार्टी मीटिंग करनी चाहिए, और ये बताना चाहिए कि मिडिल ईस्ट, इज़राइल और जो मानव अधिकार है,
उनके बारे में भारत की विपक्षी दलों की क्या राय है, ये भी एक बड़ा कदम होना चाहिए, जिसका असर जो है दूरगामी होगा, पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग चल रही है उसके बीच दूसरे देशों की राजनीति और खासकर हमारे देश पर इसका क्या असर पड़ रहा है और अडानी का बिजनेस किस तरह से खतरे में है, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा है। और जनता इस पर कमेंट जरूर करेगी। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। कल फिर हम जिससे मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।